यहाँ मौजूद मेरे आदरणीय सारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को मैं यादविंदर शहीद भगत सिंह जी का पौत्र शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आज जब हमारा देश गुलाम था और मां भारती का कर्ज उतारने के लिए एक महान शहीद ने हंसते हुए फांसी का फतवा था, शहीद सुखदेव जी, और आज उनका जन्म दिवस भी है। तो मैं कहूंगा शहीद सुखदेव, तो आप लोग कहिएगा अमर रहे शहीद सुखदेव, शहीद सुखदेव, शहीद सुखदेव, अमर। और हसनगढ़ का जो जागृत समाज है, जैसे मैंने कहा, हमारा जब देश गुलाम था, जिन सिपाहियों ने, जिन क्रांतिकारियों ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था, अंग्रेजों से गोली खाई थी, जिसके बाद आपके और मेरे पास आज़ादी जैसी कीमती चीज आई, और उस आज़ादी को सरहदों के ऊपर करने के लिए इसी हसनगढ़ गांव के 3 महान शहीद हुए हैं। एक बार उनको भी याद करेंगे। मैं कहूंगा शहीद हंसराज जी, तो आप लोग कहिएगा अमर रहे शहीद हंसराज जी, अमर रहे शहीद हंसराज जी, अमर रहे, अमर रहे। धर्मवीर सिंह जी, शहीद धर्मवीर गौर जी, अमर रहे, शहीद अमर रहे, धर्मवीर गौर जी, अमर रहे, अमर रहे। शहीद राम सिंह यादव जी, अमर रहे, शहीद राम सिंह यादव जी, अमर रहे, अमर रहे। और यहाँ पे मौजूद उन सबका परिवार भी है। मेरे साथ जो शहीद परिवार आए हुए हैं, मैं उन परिवार के सदस्यों को भी नमन करता हूँ, इस हसनगढ़ की पावन धरा को भी नमन करता हूँ। आज संडे का भी दिन है, और जिस हिसाब से गर्मी यहाँ हो रही है हमारे खास तौर की उत्तर भारत में, आप और मैं इस चीज से अनजान नहीं है, पर मैं कहूँगा हसनगढ़ के एक एक घर को बधाई दूंगा, यहाँ के जागृत समाज को बधाई दूंगा, यहाँ के बुजुर्गों को, माता पिताओं को, माओं को बधाई दूंगा कि आज भी उन्होंने इस गर्मी के दिन में भी उस शहीद सुखदेव को याद करने के लिए, अपने गांव में शहीदों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अपने बच्चों को, अपने समाज को आगे किया है। तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने घर के लिए बजाइए, क्योंकि आप लोग भी जा सकते थे, तो भी आज संडे का दिन है, गर्मी चल रही है, आप लोग भी अपने घरों में बैठ सकते थे, पर नहीं, आप लोगों में इस देश को प्यार करने का जज्बा है, जुनून है। जैसा मुझे अभी आते हुए जब देखा, मैंने तिरंगा पकड़े हुए छोटे छोटे बच्चे दिख रहे थे, नौजवान साथी दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रशेखर आजाद चल रहे हो, भगत सिंह चल रहे हो, इस तरह का अनुभव हो रहा था उन सबको देखने के बाद। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को अंग्रेजों ने शाम को चुपके से फांसी दे दी थी। फांसी का समय 24 मार्च रखा गया था, पर वो साम्राज्य जो कहता था कि हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, भारत के इन 3 नौजवानों से, इन क्रांतिकारियों से, इन देशभक्तों से इतना डरता था कि तय समय से एक दिन पहले, और वो भी शाम को चुपके से फांसी दे दी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को। और तो और उनके पार्थिव शरीरों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, जो लाहौर सेंट्रल जेल के रास्ते से, नाली के रास्ते में एक बोरी में भरकर बाहर निकाले गए। अंग्रेजों को डर था कि अगर इन शहीदों का, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का पार्थिव शरीर भी भारतवासियों के बीच में जाएगा तो भारतवासी आंदोलित हो जाएंगे, भारतवासी अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे। और जब उन्होंने उनको फांसी दी, और जैसे मैंने बताया, उनके लाशों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, और एक बोरी के अंदर भरकर लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर से एक नाली के रास्ते से बहाकर बाहर निकाला, और बाद में सतलुज नदी के किनारे जब मिट्टी का तेल डालकर उनका जलाया जा रहा था उन अवशेषों को,
सब कुछ भारतवासी वहाँ पहुँचे, भगत सिंह परिवार वहाँ पहुँचा, मेरे परदादा वहाँ पहुँचे, और कुछ भारतवासियों को देख के अंग्रेज अफसर डर गए। कुछ शरीरों के अवशेषों को सतलुज नदी के किनारे फेंक के अंदर नदी में बहा गए और कुछ अवशेष वहीं पे रह गए, जिसका अगले दिन भारतवासियों ने मिलकर, पहले दिन तो उनको अखबार के अंदर लपेटा गया, उनके अवशेषों को चुनरी में समेटा गया और अगले दिन उनका दाह संस्कार किया गया। उस दिन अंग्रेजों को लगता था कि हमने हिंदुस्तान से भगत सिंह को खत्म कर दिया है। अंग्रेजों को लगता था हिंदुस्तान में भगत सिंह की चर्चाएं नहीं होंगी। हिंदुस्तान से अंग्रेजों को लगता था हमने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या ये क्रांतिकारी शहीद राजगुरु सुखदेव को समाप्त कर दिया है। पर मैं कहता हूं आज का ये आयोजन, आज का ये दिन 15 मई 2022 गांव हसनगढ़ की पावन धरा जिला रोहतक ये जवाब देता है उस लंदन को कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे। अमर रहे। मैं कहता हूं आज हसनगढ़ की धरती से, यहाँ के समाज से जवाब दिया गया है कि ना इंसाफी के खिलाफ लड़ने वाले प्रतीक हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं अपने साथी बहादुरगढ़ से गौरव का भी धन्यवाद करूंगा कि जिसके माध्यम से मुझे आज इस हसनगढ़ के समाज के बीच में आने का मौका मिला। वहाँ सीरू भाई आपकी समिति से, युवा तिरंगा समिति से आए थे और भी कुछ साथी थे, मास्टर जी भी आए थे, जो मिले थे वहाँ पे, और जो देखकर मुझे वहाँ अनुभव हुआ था। आप लोगों को देखकर यही कहने का मेरा दिल कर रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का जो प्यार आपने मुझे आज यहाँ पे दिया है, उसको देखकर एक दिल से आवाज आ रही है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूँ, आप सब भी उनके वारिस हैं, आप सब भी उनके वंशज हैं। ये प्यार और सम्मान देख के मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। अगर हमारे देश के लिए बलिदान हुए भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान और त्याग की अगर हम बातें करेंगे तो दिन रात समाप्त हो जाएंगे, पर उनका दिया गया बलिदान, उनका त्याग, उसकी चर्चाएं नहीं समाप्त हो पाएंगी। बहुत संक्षेप में आपको अपने परिवार के बारे में तारुफ कराता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिनकी प्रतिमाएं आपने यहाँ स्थापित करी हैं युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, आसपास के गांवों को प्रेरणा देने के लिए, पूरे हरियाणा को प्रेरणा देने के लिए और उस हरियाणा से पूरे भारत को प्रेरणा देने के लिए। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह जी की, तो शहीद आजम भगत सिंह जी की एक नहीं 4 पीढ़ियों ने नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आप सबने नाम सुना होगा महाराजा रणजीत सिंह, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर सुना है आप लोगों ने। हमारे देश में जब मुगल काल आताताई हो गया था तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज के अंदर, कोई बात नहीं, अगर हम बात करते हैं सरदार फतेह सिंह जी की, यानी भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में जर्नैल हुआ करते थे, यानी सिंह हुआ करते थे, उस समय नाइंसाफी के खिलाफ संघर्ष किया करते थे। भगत सिंह जी के दादाजी सरदार अर्जुन सिंह, यानी मेरे परदादा हुए। आप सब यहाँ रोहतक के आसपास रहते हैं और यहाँ पे एक आर्य समाज जो एक महर्षि दयानंद किया गया था हमारे देश से अंधविश्वास को दूर करने के लिए, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से सरदार अर्जुन सिंह हुआ करते थे, यानी भगत सिंह जी के दादाजी मेरे परदादा जी। उसी तरह ताउमर गदर पार्टी आंदोलन के अंदर चढ़ के अंग्रेजों से लोहा लेते रहे।
उसी तरह भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी जो लाला लाजपत राय जी के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। भगत सिंह जी के एक चाचा जी हुए स्वरण सिंह जी। उनका कसूर क्या था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे और मात्र 23 साल की आयु में अंग्रेजों से इतनी यातनाएं दी गई कि उनका भी निधन हो गया। लाहौर की सेंट्रल जेल में उनसे कोलू के बैल की तरह वहाँ काम कराया जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ वो लेख लिखा करते थे जिसे पढ़कर भारतवासी आंदोलित हो जाते थे। अंग्रेजों ने उन्हें कहा ये लेख लिखना बंद कर दो। भगत सिंह जी के चाचा जी नहीं रुके, वहाँ कोलू के बैल की तरह उनसे काम कराया गया और यातनाएं दी गई, जहाँ पे 23 वर्ष की मात्र आयु में उनका निधन हो गया। आप लोग मेरे सर पे ये पगड़ी देख रहे हैं और यहाँ पे कई उन्होंने बांधी भी हुई है बुजुर्गों ने। हम हिंदुस्तान के किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, हम ये पगड़ी बांधते हैं और बहुत मान सम्मान के साथ बांधा करते हैं। और हिंदुस्तानी परंपरा के हिसाब से, भारत की परंपरा के हिसाब से ये हमारा ताज होता है। एक बार अंग्रेजों द्वारा ऐसा कर लगाया जा रहा था हमारे भारतवासियों के ऊपर, खासतौर से किसानों के ऊपर, ये ताज उनके पैरों तले रौंदे जाने के लिए मजबूर हो गया था। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल, खड़ा हो जा, अपने हक के लिए खड़ा हो जा। और वह ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ कि हिंदुस्तान के उत्तर भारत का एक किसान खड़ा हो गया, इतना आंदोलित हो गया कि उनको अंग्रेजों ने डर के मारे 40 साल का देश निकाला दे दिया। जर्मनी में रह के वो संघर्ष किया करते थे, ताउम्र आज़ादी के लिए लड़ते रहे। और अब जब बात करते हैं जी की, जिनको हम सब जानते हैं, 116 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने जेल के अंदर करी थी, जो दुनिया के अंदर कहीं आपको मिसाल के रूप में नहीं मिलेगी। जो भगत सिंह जी उनके साथियों द्वारा 116 दिन की भूख हड़ताल जेल के अंदर, अगर हम कहा करें कि उनका अगर ये वाला चेहरा भी देखने को मिले, एक इतिहास बना हुआ है, वहाँ यातनाएं दे रहे हैं, सर्दी के दिनों में बर्फ की सिलियों पे लिटाया जा रहा है और 116 दिन की भूख हड़ताल वो शहीद आज़म कर रहा है। यहाँ माताएं भी मौजूद हैं। एक आपको अपने परिवार की बात बताता हूँ। ये तो हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि जिस दिन भगत सिंह जी पैदा हुए उसी दिन उनके चाचा जी और पिताजी जेल से रिहा होकर आए थे, बर्मा की जेल से, जिनमें उनकी दादी जी मेरी यानी जय कौर जी ने, भगत सिंह जी की दादी जी ने कहा ये लड़का बहुत भागो वाला है, आज ये पैदा हुआ है और आज ही इसके पिता और इसके चाचा जेल से रिहा होकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका नाम भागो वाला से भगत सिंह बना था कि वो भाग जगाएगा, माँ भारती की गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा। उसी तरह जैसे मैंने कहा यहाँ मातृशक्ति भी मौजूद है। आप लोग देखते हैं जैसे हमारे घरों में कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप में एक लालसा होती है कि भी हमारे बच्चे का आने वाला भविष्य, आने वाला कल कैसा होगा। वही लालसा भगत सिंह जी की माता जी में भी थी, श्रीमती विद्यावती, जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है। पंजाब माता विद्यावती यानी मेरी परदादी भगत सिंह जी की माता जी, एक माँ के दिल में अपने नवजात बच्चे का भविष्य जानने की एक लालसा थी। तो जैसे पंडित जी आए और उन्होंने भगत सिंह जी की जन्म पत्री तैयार करी तो भगत सिंह जी की माता जी उत्साहित होकर गई कि बताइए मेरे भागा वाले का, मेरे भक्ते का भविष्य कैसा है, कैसा आने वाला है, इसका कल होगा। तो पंडित जी ने कहा आपके बेटे के सितारे देख के तो ऐसा लगता है ये बहुत शोहरत हासिल करेगा, बहुत ऊंचों से ऊंचे पदों पे जाएगा और यहाँ तक कि एक 9 लखा हार जैसी चीज़ भी उसके गले में आएगी एक सम्मान के रूप में। कीर्ति प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान आपका बेटा हासिल करेगा। जब ये बात मुझे पता चली कि पंडित जी ने ऐसी भविष्यवाणी करी, मैं तो मानता हूँ वो भविष्यवाणी सच हुई। वो 9 लखा हार फांसी का फंदा बनकर भगत सिंह जी के गले में आया और आज वो हर हिंदुस्तानी के दिलों में एक सिंहासन में बैठे हुए हैं और दिलों पे राज करते हैं। वो भगत सिंह जी के किताब मैंने आपको बताया। शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह ब्रिगेड जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई यादवेंद्र सिंह संधू जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। यादवेंद्र सिंह संधू
जिंदाबाद जिंदाबाद। लाला लाजपत राय जैसे हमारे बुजुर्ग एक लीडर हुआ करते थे, आप सब उनके बारे में जानते होंगे, कभी पढ़ा होगा। शांतिमय तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, पर बर्बरता से उन पर ऐसा लाठी चार्ज किया गया कि उन लाठी की यातनाएं वो सहन नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया। बताया जाता है उस वक्त लाहौर की गलियों में, क्योंकि लाहौर में ये नरसंहार उनके साथ किया गया था, माताओं बहनों ने घरों के बाहर चूड़ियां लगा दी थी। क्या हिंदुस्तान का पुरुषार्थ सो गया है? क्या एक बुजुर्ग आदमी अपने हक के लिए शांतिमय तरीके से बात भी नहीं कर सकता? उसको ऐसी यातनाएं दी जाएंगी। उस चूड़ियों का, जैसे जब मैंने बताया कि माताओं बहनों ने घरों के बाहर चूड़ियां लगा दी थी, उस चीज का भी ऋण, उस चीज का मोल भी भगत सिंह जी और उनके साथियों ने उतारा। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कहावत, क्योंकि कहा जाता है ना, वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, और वो जवानी ही क्या जो दी हुई दुश्मन की चुनौती ना मोड़ सके। वो चुनौती स्वीकार करी हमारे उन नौजवानों ने। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया गया। उसके बाद असेंबली में बॉम्ब फेंका उन्होंने और अपने आप को अरेस्ट करा दिया भगत सिंह जी ने। जलियांवाला बाग नरसंहार आप सबको पता होगा, एक बार जीवन काल में वहां पे जरूर जाइएगा, दीवारों पे आज भी गोलियों के निशान हैं। उसका बदला भी 21 साल की तड़प को मिटाने का एक महान शूरवीर ने लिया था, जिसका नाम था शहीद उधम सिंह। आप लोग कल्पना कीजिए, अभी 2019 गया है, 1919 में वो नरसंहार हुआ था। अगर उधम सिंह जैसा वीर हमारे बीच में ना आता और 7 समुंदर पार जाकर उस लंदन में जाके बदला ना लेता उस डायर के साथ, तो दुनिया का इतिहास हमारे ऊपर हंसता कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है क्या? क्या उस समय के भी जो हिंदुस्तानी थे उनमें से भी एक भारतवासी या भी सबूत नहीं हुआ जिसने उस 7 समुंदर पार जाके उधम सिंह जी ने याद किया? ये जिक्र मैंने आपसे इसलिए किया है कि शहीद भगत सिंह ब्रिगेड करती क्या है, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का मकसद क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं और क्यों आपके बीच में भी आए हैं। यहाँ आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सब जानता हूँ, आप सब भगत सिंह जी से प्यार करते हैं ना? क्या आप में से कोई मेरा साथी ये बता सकता है कि शहीद आजम भगत सिंह जी की समाधि कहाँ पे है हिंदुस्तान में? पता है आप लोगों की भगत सिंह जी की समाधि कहाँ पे है? नहीं पता है। इसमें आपका कसूर नहीं है, आप तक ये बात पहुंचाई नहीं गई या हम लोग कभी इससे आगे बढ़े ही नहीं। हमने भगत सिंह जी को तो बस देख लिया, पर मेरे ख्याल से अगर आप में से सबको ये पता होता कि भगत सिंह जी की समाधि कहाँ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जितने जागृत आप लोग हैं, तो शायद जीवन काल में एक बार जरूर वहाँ जाते। भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की समाधि हिंदुस्तान के अंदर ही बनी हुई है। उस मिट्टी को आप लोग जाके कभी नमन कीजिएगा। जैसे पंजाब में आपने अमृतसर बॉर्डर सुना होगा, अटारी बॉर्डर सुना होगा आप लोगों ने, उसी तरह पंजाब में एक बॉर्डर, हुसैनी वाला बॉर्डर फिरोजपुर भी है, जो पाकिस्तान के साथ लगता है। आप सबने जैसे सुना होगा, मैंने कहा था उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे अंग्रेजों ने। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के अवशेषों को जहाँ पे अंतिम संस्कार, जहाँ मिट्टी का तेल डाल के जला रहे थे और अगले दिन जाके परिवार ने और भारतवासियों ने उनका संस्कार किया था, वो जगह हिंदुस्तान में ही है। तो मैं आप बुजुर्गों से कहूँगा, इन नौजवान बच्चों के लिए कहूँगा, क्योंकि आज आपको नहीं पता तो शायद कल इनको भी नहीं पता होगा। जीवन काल में एक बार उस मिट्टी को जाके नमन करके आना जहाँ भगत सिंह, राजगुरु का, सुखदेव का लहू मिला हुआ है। हिंदुस्तान में ही वो जगह है। ये आपका गौरवपूर्ण इतिहास है, हम इस इतिहास को नहीं भूलने देना चाहते। वहीं पे भगत सिंह जी की माता जी की भी समाधि है, वहाँ पे भगत सिंह जी के एक और साथी बटुकेश्वर दत्त जी की भी समाधि है, जिन्होंने भैरी सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बॉम्ब फेंका था। अपने बच्चों को वहाँ लेके जाइए, वहाँ की मिट्टी की खुशबू लेके आइए। मैं कहता हूँ एक अलग ही ऊर्जा के साथ आप लोग भर जाएंगे। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का यही प्रयास है
यहाँ खड़े अंकित राणा का यही प्रयास है, आनंद फोगाट का यही प्रयास है, राजेश रटवाल जी का भी यही प्रयास है, सुखबीर कटारिया का ये प्रयास है, सुदीप राठी जी का, अमित का, मेरे भाई का, और सुमित हमारे साथी का भी ये प्रयास है कि हम हिंदुस्तान से इन शहीदों की यादें नहीं मिटने देंगे। हम हिंदुस्तान के साथ जो उनका असली इतिहास है उसके साथ ही आने वाली पीढ़ी का रूबरू करा के रहेंगे। क्योंकि शायद यहाँ पे अगर राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी मैं फोटो दिखा दूंगा तो शायद कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा कौन है राम प्रसाद बिस्मिल, या यहाँ 19 साल के शहीद करतार सिंह सराबा का फोटो दिखा दूंगा तो कोई व्यक्ति शायद नहीं पहचान पाएगा। यहाँ माएँ मौजूद हैं, आप लोग कल्पना कीजिए, हंसते हुए उन माओं ने अपने इन बच्चों को कुर्बान कर दिया था, शहीदियाँ उनकी फांसी होते हुए देखी थी। आज सड़कों में वो माएँ बैठी होंगी तो उनको कितना बुरा लगता होगा कि ये आज़ाद हिंदुस्तान जो उनके बेटों के बलिदान के साथ बनाया गया है और आज वहाँ का समाज, वहाँ का हिंदुस्तान उनके बच्चों का चेहरा तक पहचानने को तैयार नहीं है। तो ये एक दुर्भाग्य है, मेरा मानना है। कोई बात नहीं, आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं आज़ादी की जो हमें मिली थी, क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि हम अपने हक के लिए खड़े होते थे तो हमें गोली मिलती थी, हम अपने हक की बात करते थे तो हमें फांसी का फंदा चूमना पड़ता था, काला पानी की सज़ा होती थी जहाँ से लौट कर आना असंभव हुआ करता था। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड यही प्रयास में लगी हुई है कि इस आने वाली पीढ़ी को असली महानायकों के साथ मिलाया जाए, ना कि बॉलीवुड के अनरियल हीरोज के साथ, असली हीरोज के साथ जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखा दिया। मैंने राम प्रसाद बिस्मिल जी का जिक्र किया। राम प्रसाद बिस्मिल वो व्यक्ति जिनको जब फांसी की सजा मुकर्रर करी गई और जब उनको जेल के अंदर रखा गया था, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जेल में किसी कैदी को रखते हैं तो उसका वजन तोला जाता है, और जब उनकी फांसी की सजा मुकर्रर हुई और जब उनको फांसी के तख्ते पे ले जाया जा रहा था तो उनका वजन उनके पुराने वजन से 12 किलो बढ़ गया था, जोश के मारे, सम्मान के मारे। भारत माता